मिस्र में आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज माहौल में तब्दीलियों से मुतासरा इलाकों की तरक्की और बका से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने मुश्तरका सदारत की। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तेजी से जारी है। इतनी बड़ी तबाही से अकेले नहीं निपट सकते, आलमी बरादरी मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का सामना कर रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी एकजहती और ताउन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का COP27 के मौके पर जर्मनी और घाना के ज़रिए एहतमाम आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान शर्म अल शेख में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को फ़रोग़ देने समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी क़यादत की जानिब से इक़दाम से खित्ते पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल को खत। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल केस के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। फुल कोर्ट कमीशन 5 सवालों पर खास तौर पर गौर कर सकता है। अरशद शरीफ ने बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया? कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी या इदारा अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह था? वो क्या हालात और वजूहात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ कीनिया गए? क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या किसी मुजरमाना खेल का नतीजा है? कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील जरूरी है। वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शहरियों ने इमरान खान के फितना फसाद मार्च को यकसर मुस्तरद कर दिया। एहतजाज के नाम पर मुट्ठी भर लोग टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। शाहराहों को शरपसंदों से खाली कराने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। परेशान की तो सुबह में 3 घंटे की पहुंची होते साडा क्या है मुल्क का सानू रास्ते कोई कानून हक नहीं है तो गुजरना। उम्र रसीदा खातून तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद रावलपिंडी की सड़कों पर घंटों ख्वार होने के बाद फट पड़ी। कारोबारी तबका नाला, तालिब इल्म परेशान, मरीज बेहाल। रावलपिंडी में मरी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पुरतशद्दुद एहतजाज। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। सूबे में अमन व अमान के क़याम और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। तसलसल के साथ कातराना हमले के इल्जाम लगाने वाले इमरान खान एक बार फिर कोई भी सबूत देने से कासिर रहे। अमरीकी टीवी की मेजबान बार बार पूछती रहीं, आप हमले में 3 अफराद के नाम लेकर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, इसके शवाहिद क्या हैं? पीटीआई चेयरमैन सबूत देने की बजाय कहानियां सुनाते रहे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर में कमी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। 5 लाख मेट्रिक टन तक मौजूद ज़खायर 21 दिनों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं।
PSO रवा माह के लिए 2,20,000 मीट्रिक टन मजीद डीजल दरामद कर रहा है। एलामिया वजारत पेट्रोलियम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा खासर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को वक्त की जरूरत करार देते हुए इक़बाल आलम पर जोर दिया है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली और कमजोर तबके की पायदार तरक्की से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका सदारत में होने वाले आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुरका को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, रिलीफ और बहाली के कामों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान में आने वाले गैर मामूली सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। नुकसानात का तखमीना $30 अरब लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का फ़िज़ा में कार्बन अखराज 8.8% है, जबकि हम माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त हैं। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है, दुनिया इस चैलेंज से निपटने में पाकिस्तान की मदद करे। माहौलियाती तग़य्युरात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हम तक महदूद नहीं रहेगा। नाइजीरिया समेत दुनिया के कई मुल्क इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने तमाम वसाइल सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के कामों के लिए वक्फ कर दिए। अब हमें आलमी सतह पर ऐसे ठोस इक़दाम करने हैं कि आइंदा कोई और मुल्क इसका निशाना न बने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तबाही और नुकसानात से मुतालिक उमूर की COP27 के एजेंडे में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने G77 और चीन की चेयरमैनशिप की हैसियत से इस अहम मामले में फंडिंग के लिए तसलसल के साथ कोशिश की, जिस पर COP ने इत्तेफाक किया है। शर्म उल शेख में आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात की तफसील असद यार खान से। नुकसानात पर एक्शन और मावनत को बढ़ाने, मौसमियाती खतरात के खिलाफ आलमी शील्ड के मौजू पर आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और घाना के सदर नाना अकोफो-एडो ने मुश्तरका तौर पर की। कॉन्फ्रेंस में कई मुल्कों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुरका को पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल और बहाली व तामीर नौ के लिए हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। उन्होंने माहौलियाती रिस्क से निपटने के लिए ग्लोबल शील्ड की अहमियत को सराहा और कहा कि माहौलियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर यकजहती और ताउन की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में फाइनेंसिंग की सहूलत, तबाही और नुकसानात से निपटने के लिए मालियाती वसाइल को मुतहरिक करने के लिए बुरेकार लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने COP27 के बरवक्त इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हमें इस मौके से फायदा उठाते हुए ठोस इकदामात करने होंगे। COP27 के मौके पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी को मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को मौके देने के लिए वसी तर ताउन करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी की जानिब से पाकिस्तान को बरसों से दी जाने वाली तकनीकी तरबियत, यूरोपीय यूनियन में GSP+ हैसियत के लिए हमायत और सैलाब ज़दगान की मदद पर जर्मन चांसलर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली के मसले, खास तौर पर क्लाइमेट जस्टिस और माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में नुकसान और तबाही से निपटने के लिए COP27 को दिलेराना फैसले करने चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत इंतहाई अहमियत की हामिल है। जर्मन चांसलर ने अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत और इंसानी हकूक के एहतराम के अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन चांसलर की तवज्जो भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की तरफ मबज़ूल कराते हुए कहा कि इसके नतीजे में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरती माहौल की बका और जंगलात की बहाली से मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात कम करने में मदद मिल सकती है। शर्म उल शेख में COP27 समिट के मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत की जानिब से कुदरती माहौल को महफूज बनाने से मुतालिक इक़दामात के
पूरे खित्ते पर असरात मुरतब होंगे और दूरस्त नताइज भी बरामद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास से खिताब और सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली मुलाकात की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के लिए इको सिस्टम की बहाली का अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हमें माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने में माविन हो सकता है। The earth has been calling for action, but we have decided to learn the hard way. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. This outstanding and wonderful endeavor is a landmark reminder of Your Highness's dynamic leadership on areas that are vital for human survival, regional rejuvenation, and a seed of much needed hope for a world looking for a greener, more biodiverse future. Nature-based solutions are also at the heart of my country's ambitious climate action agenda under the Convention and the Paris Agreement. वजीर आजम ने कहा कि सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले कुदरती माहौल और जंगली हयात के बचाव और ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबों से गहरी मुमासलत रखता है। The objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's national forest policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing, and managing our forest, wildlife, and ecosystem by 2030. Pakistan expresses keen willingness to provide and cooperate with all MGI member countries in sharing experience and technical expertise related to the restoration of forests in dryland areas, mangroves, management of protected areas, carbon stock assessment, and establishment of फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। वजीर आजम ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मरबूत माहौलियाती इकदाम की फालियत पर वली अहद की काविशों को सराहा और सऊदी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल मावनत का यकीन दिलाया। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान शर्म अल शेख में होने वाली मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान कसीरुल जहद शराकतदारी को मजीद तक़वियत देने के अज़्म का इजहार किया गया। COP27 समिट के मौके पर मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मजीद बढ़ाने समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अमर का इयादा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना रवाबित को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वजीर आजम ने मुमलिकत में काम करने वाले 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब की मेहमान नवाजी और ताउन को भी सराहा, जो दोनों बिरादर ममालिक की तरक्की, खुशहाली और इक्तसादी पेशरफ्त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के पाकिस्तान के आइंदा दौरे के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि उन्हें एतमाद है कि ये दौरा बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने में माविन होगा। उन्होंने बिलखसूस दोनों बिरादर मुल्कों के अवाम के बाहमी मफाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए सऊदी अरब की इमदाद को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक में माहौलियाती सबब से होने वाले ज़या और नुकसान की माली अयानत पर तवज्जो देने के हवाले से COP27 इजलास के ठोस नताइज बरामद होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आगा मसूद खालिद की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP27 समिट में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में मौजूद हैं। और सलमा, जैसे हमारे रिपोर्टर ना सिर्फ अभी आगा मसूद खालिद की बल्कि असद यार खान की रिपोर्टिंग में भी ये चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान कुदरती माहौल की बका के लिए और इस माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं, पाकिस्तान का इतना जुर्म भी नहीं है, पाकिस्तान का इतनी शिरकत भी नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किए हैं।
a very, very productive and informative session where experts have given their opinion and political leaders have come out with very straightforward comments on the present situation. Well, let me be very honest. If we can have sufficient financial resources to, for whatever reason, valid as they may be, to cough out billions of dollars to support or protect warring countries, and there's not one, many crises are going around the world, which has created huge amount of tension. And as a result, developing countries like Pakistan are suffering immensely in the hand of galloping international energy prices, commodity prices, and on the other hand, to meet the basic requirements of large swaths of population which is suffering from flash floods, through climate-induced devastation. They have to bend backwards to find physical space. And if you go to international agencies, you are told, look, you cannot ask for moratorium, and these are spaces probably you can have access to get more loans and debts. Now please tell me, put your hand on your chest. Is this the way we are going to bring equity and fairness in our global village? That countries which have been ravaged by natural calamities find it extremely difficult to meet it two ends together, and where we find tensions, billions of dollars are being pumped into by one party or the other. That is something I think we have to ponder. And what some of our honorable members have said, I fully endorse that it's not about charity. We are not demanding charity. We are approaching the global north, appreciate and understand our plight. Somalian president was speaking a while ago and what is happening on Africa. So what I'm saying is that these comments must now be converted into something which is a plausible way forward. Therefore, of course, my brother Prime Minister said about national coordination mechanism. Well, we have a wonderful coordination mechanism in Pakistan by the name of National Disaster Management Agency, and then accordingly in the provinces, provincial agencies. They are well-trained, capacity building keeps on taking place, but it's not about that. It's about how to financially empower them to meet the challenges
where these devastations have taken place. Therefore, public debt and more public debt is not the answer. This will not help countries like Pakistan at all. We'll have to find physical space. And of course, these have to be measured in terms of robust mechanism, robust structure, whether through private sector or through catastrophe bonds, commodity insurance bonds, and so on and so forth, so that we are able to stand on our own feet. I would therefore endorse Secretary General's proposition of adaptation as top priority, and it's profitable, and the question is how to organize it. We also touched about SDRs, but there are many impediments on the way. Climate change tax is a sound proposition, and if multinational global organizations come to agree that yes, here is a moment that we agree to contribute towards climate change tax, that can raise hefty amounts so that those countries which are in need can be helped and supported through this mechanism and instrument. UNDP, my friend has spoken this morning, and just now I have requested him, please come forward with some kind of a plan whereby UNDP can also chip in. Ladies and gentlemen, I will not take more of your time. $40 billion, a figure just mentioned by Secretary General. The peanuts. I mean, countries whose economies are literally ruined, razed to ground, they would need support which is dignified and which make those societies dignified through a plan through which they are able to stand on their own feet. And of course, finally I'd like to say that we must speed up climate financing for protecting vulnerable communities and rebuild livelihoods. Risk reduction and early warning systems should be put in place as soon as possible. And then we are, I agree, definitely sleepwalking to suicide. I hope and pray to God this will not be the case, but I know that while we were going through this carnage in Pakistan, I had to import wheat worth billions of dollars, palm oil which was not available, fertilizer through great efforts to at least save our agriculture, and for this we had to pay from our nose. Ladies and gentlemen, this is where I would like to rest my case. Please come forward with some solid solutions before it's too late. Thank you very much. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम करने होंगे। आलमी कॉरपोरेशन ताउन करें तो भरपूर वसाइल दस्तयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमीर मुल्क माहौलियाती तब्दीली में मुतासरा ममालिक के लिए आगे बढ़ें और अपना किरदार भी अदा करना होगा।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے باعث رونما ہونے والی ناگہانی صورتحال سمیت متعدد چیلنجز درپیش ہیں جن پر قابو پانے کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی، پاکستان کو درپیش مسائل اور یوکرین جنگ کے تناظر میں پیدا ہونے والے بحران اور اثرات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج ہیں اور پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ رواں سال پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والی بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ I had a third of my country underwater. That will prove otherwise. I don't necessarily want to pitch this as sort of liability or compensation, but it's just or reparations or something that is extreme. I really just said that look, this loss and damage happens. Let's work together in ways and means and how to address this. This can be private sector investment. This could be debt swap and other sort of support, but we must all come together to find ways to come up with even international mechanisms, international financial institutions, so that Pakistan today is affected by this and suddenly discovered there's no way to address something of this scale. And this is not going to stop in Pakistan. The next country that's affected should have something available so that they can address the loss and damage. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھے گئے مراسلے میں استدعا کی ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کے حقائق جاننے کے لیے فل کورٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے تمام دستیاب ججز پر مشتمل کمیشن ان 5 سوالوں پر خاص طور پر غور کر سکتا ہے۔ ان سوالوں میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے مراسلے میں جن سوالوں کا ذکر کیا ہے، ارشد شریف نے اگست میں بیرون ملک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا، ان کی بیرون ملک روانگی پہ کس نے سہولت فراہم کی، کیا کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی اور ادارہ ارشد شریف کی جان کے خطرے کو کسی دھمکی سے آگاہ تھا، اگر ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا تو بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، وہ کیا حالات اور وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے، فائرنگ کے واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ ہے یا کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے مراسلے میں کہا کہ ارشد شریف کی پاکستان سے روانگی سے قبل رابطوں کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کمیشن کی تشکیل ضروری ہے، وفاقی حکومت اس سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ افسوسناک واقعے کے بعد تجربہ کار افسروں پر مشتمل ٹیم فوری کینیا روانہ کی گئی۔ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنایا تھا۔ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے سپریم کورٹ سے کی گئی استدعا کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں مٹھی بھر فسادیوں کو تحفظ دینے سے گریز کریں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں، بصورت دیگر اس کے آئینی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نہیں بلکہ کے پی کے اور وفاق پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تیسرا دن ہے، کروڑوں لوگ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کی وجہ سے خوار ہو رہے ہیں۔ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو، کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے کہ وہ آمد و رفت کے راستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں۔ پی ٹی آئی کا عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف جاری احتجاج سے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے مری روڈ شمس آباد کے مقام پر احتجاجی کیمپ سڑک کے عین درمیان لگا کر مری روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ مقامی قیادت اسی جگہ سے سیاسی بیانات میڈیا پر جاری کر رہی ہے۔ مری روڈ، پیر بدھائی روڈ، پشاور روڈ اور دیگر مقامات پر سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کے باعث روزگار اور کاروبار کی غرض سے جڑواں شہروں میں آنے جانے والے افراد، کاروباری طبقہ، مریض، طلبہ، طالبات اور خواتین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ راولپنڈی کے زرعی انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کو بھی 2 دن کے لیے بند کر دیا ہے، جس پر طلبہ سراپا احتجاج ہے۔ شہریوں نے اس صورتحال پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہریوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔
آج بھی ایک عمر رسیدہ خاتون تحریک انصاف کے مقامی لیڈر فیاض الحسن جہان کے سامنے پھٹ پڑی، لیکن موصوف اطمینان سے کھانا کھانے میں مشغول رہے۔ پریشان کی تو صبح میں 3 گھنٹے کی پہنچی ہوئی ہے۔ ساڈا کیا ہے ملک دا سانو راستے کوئی سانو حق نہیں ہے کوئی گزرن دا۔ کاروباری طبقے کا بھی یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اس احتجاج اور ہٹ درمی کے باعث ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اور راولپنڈی اس وقت شدید متاثر ہو چکا ہے، اور خاص کر فیض آباد شمشاد آباد کے ہمارے جو کاروباری بھائی ہیں، جو تاجر ہیں، وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید اذیت کا شکار ہیں۔ لاکھوں روپے لوگوں کے روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم انجمن تاجران راولپنڈی کی طرف سے، پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ مطابق کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے بازاروں کو صاف کیا جائے، یہاں پہ ہمیں کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے۔ 4-5 دن سے جو انتظامیہ اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ یہ چند شر پسند لوگوں کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ دکانوں کے پاس، ہمارے شو رومز کے پاس وہاں پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ جب کرکٹ سے تنگ آ جاتے ہیں اپنے ٹائر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ خدا را کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ ہو کہ یہ جتنے دکاندار حضرات ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکل آئے تو کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ثانیہ وزیر آباد میں سینئر صحافیوں حامد میر، مرتضیٰ سورنگی اور وقار ستی کو عمران خان کی جانب سے ملوث کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کریں، فساد، فتنہ اور انتشار نہ پھیلائیں۔ اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میں رہ کر صحافیوں پر حملے اور اب ان پر مقدمے کر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفت کریں، ملک دشمنی تو نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک فورن فنڈڈ فتنے کے جھوٹ، بہتان اور فساد کا شکار ہے۔ اقتدار میں آنے کے لیے پورے ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صحافی سوال پوچھیں تو دشمن، FIA، الیکشن کمیشن اور عدالت سوال پوچھے تو دشمن۔ فورن فنڈڈ فتنہ آج تک اپنے خلاف کسی قانونی کیس میں پیش نہیں ہوئے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس 218 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,265 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 23 کروڑ 73 لاکھ 59,000 سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 5 ارب 80 کروڑ 13 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 195 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 150 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 34 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید 221 روپے 5 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 222 روپے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 225 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 227 روپے 75 پیسے پر آ گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ندیم رؤف صاحب، سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس 218 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,265 پر بند ہوئے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ جی، thank you very much for taking me online. جی definitely it is a very positive sign towards the economy. اور یہ 218 پوائنٹس کا اضافہ ایک معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ان حالات میں جبکہ پولیٹیکل ٹرموائل اپنے میکسیمم پہ ہے اور ایک بہت ہی بے چینی کی فضا ہے پوری مارکیٹ میں، اور خاص طور پہ کاروباری جو برادری ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے، تو اس میں اسٹاک ایکسچینج کا اتنا اچھا پرفارم کرنا ڈیفینیٹلی یہ شو کرتا ہے کہ اکانومی از گوئنگ آن دا رائٹ ڈائریکشن۔ اور اس میں خاص طور پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اپنا یہ عہدہ سنبھالا ہے ایز اے وزیر خزانہ، تو اس میں بہت ساری پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں۔ ہم ڈالر کو دیکھیں، ڈالر بڑا اسٹیبل ہو گیا ہے، بہت اس میں فلکچویشن بہت کم ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی جو آپ کی سینٹیمنٹس ہیں یا آپ کے انڈیکسز ہیں جو آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں بھی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جس طرح آپ بیسک ٹرموائل ہے، پولرائزیشن اور جو ایک ملک میں بے چینی ہے، اس میں بھی اگر یہ صورتحال ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن۔ اور اس میں تھوڑا سے اب حالات جس طرح اگر بہتر ہوتے ہیں اور یہ تھوڑی سی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بہتری کی طرف جائے گی، اور خاص طور پہ اس میں کہوں گا ڈالر کو اسٹیبل کرنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز۔ چودھری ندیم رؤف صاحب، ڈالر کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے تو آپ نے ذکر کیا، اب اکتوبر کے آخر میں
नए महीने के आगाज से कबल ही वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ऐलान किया गया था एलसीज खोलने के हवाले से, और ख़ास तौर पर इम्पोर्टर्स जिनकी परेशानियां थी एलसीज के ना खुलने की वजह से, आप समझते हैं कि इससे भी कुछ आसानी हुई है और अब डॉलर की कदर को बेहतर बनाने के लिए, इसकी एक्चुअल प्राइस पर लाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जीएसटी को हम आहंग करने के लिए पूरे मुल्क में जो इक़दाम किए जा रहे हैं? इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, और ये आप जो पिछले 2-3 महीने से आपकी स्टैग्नेंट हुई थी इम्पोर्ट्स और एलसीज नहीं खुल पा रही थी, उसमें एक मेन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका सर्कुलेशन रुकी हुई थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने अभी फर्स्ट नवंबर से $1 लाख तक जो एलसीज रुकी हुई थी उनको इजाज़त दी है और वो क्लियर होना शुरू हुए। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपका, क्योंकि देखें बात ये है कि आप अगर वहाँ से रोक रहे थे जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, मगर जब स्मगल होकर चीज़ आती है और वो नहीं रुक रही थी तो वहाँ से आपकी लीकेजेस जारी थी। तो आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि उन्होंने इसको अलाउ किया और एलसी जो थी नॉर्मल आपकी उसमें आपके खजाने में पैसा आना शुरू हुआ और इनपुट आनी शुरू हुई है। तो ये मेरा ख्याल है इसको ईज आउट करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी अभी $1 लाख तो आपने इजाजत दे दी है, मगर अभी बहुत सारे ऐसे बड़े इंपोर्टर्स हैं या बड़ी आपकी इंडस्ट्री है जो कि अभी इंतजार कर रही है कि भी उसमें भी उनको भी आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज लाया जाए और उनको इजाजत दी जाए। क्योंकि देखें आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग लोकल भी हो रही है तो आपको बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल है या आपकी मशीनरी है या इक्विपमेंट है जो कि आपको बाहर से मंगवानी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। आप 100% यहाँ प्रोड्यूस नहीं करते, आप 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें ये अब बहुत जल्द करने की जरूरत है और इसी में कारोबारी बरादरी का एतमाद भी बहाल होगा और मैक्सिमम फैसिलिटेट करने की जरूरत है। और बहुत जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं जिस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, ईंधन की किल्लत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी है। 7 नवंबर को पेट्रोल का स्टॉक तकरीबन 5,50,000 मेट्रिक टन है, जो 21 दिनों के लिए काफी है। और डीजल के हवाले से मौजूदा स्टॉक 43,800 मेट्रिक टन है, जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के स्टॉक पोजीशन की बुनियाद पर 15 दिनों के लिए काफी है। वजारत पेट्रोलियम की प्रेस रिलीज के मुताबिक नवंबर 2022 के लिए पीएसओ की जानिब से डीजल की दरामद की मनसूबाबंदी 2,20,000 मेट्रिक टन है, जिसमें एक कार्गो कराची के रास्ते में है जिसकी 12 नवंबर को पहुंचने की तवक्को है, जबकि दीगर ओएमसीएस के कार्गो भी जल्द पहुंच जाएंगे। और नाज़रीन, साल 2022 का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण इस वक्त जारी और दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा जा रहा है, तहम पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में ये जुज़वी तौर पर नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में चांद ग्रहण शाम 5:06 पर शुरू हुआ। यहाँ चांद का 61% हिस्सा ग्रहण से छुपा हुआ है। इसका दौरानिया तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट होगा। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रहण 75%, जबकि कराची में तकरीबन 1% नजर आएगा। और मुकम्मल चांद ग्रहण का नजारा शुमाली और मशरकी यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका के बेशतर हिस्सों और अंटार्कटिका में किया जा सकेगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ एट 6 शो का वक्त खत्म हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।